हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो आज की कहानी है एक इंडियन बॉर्न ब्रिटिश सर्जन जिसने अपनी वाइफ और अपनी मेड को बुरी तरह से मार के उनकी बॉडी को म्यूटिलेट करके नदी में फेंक दिया। तो पूरी कहानी जानने के लिए लास्ट तक बने रहें एंड प्लीज डू सब्सक्राइब फोरेंसिक एक्सट्रैक्ट एंड प्रेस द बेल आइकन। बक रक्सटन का जन्म बॉम्बे में हुआ एक इंडो फ्रेंच फैमिली में। बॉम्बे में अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी करने के बाद बॉम्बे यूनिवर्सिटी से उसने मेडिकल की पढ़ाई करी और 1925 में उसकी शादी कर दी जाती है बॉम्बे में। हालांकि शादी ज़्यादा दिन तक चली नहीं और 1926 में बक रक्सटन शिफ्ट हो जाता है यूके। इंग्लैंड जाने के बाद में उसने लंदन में अपनी कुछ कोर्सेज ज्वाइन करे और वहाँ पे रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन ज्वाइन करने के लिए एडिनबर्ग में अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दी। एडिनबर्ग में एक कैफ़े ओनर 26 साल की फीमेल इज़ाबेला से उसकी मुलाकात होती है और दोनों साथ रहने लगते हैं। कई सालों तक दोनों साथ रहते हैं तो उनको एक बेटी होती है जिसका नाम एलिजाबेथ था। 1930 में जब बक रक्सटन अपनी पढ़ाई पूरा कर चुका था तो वो लैनकास्टर में शिफ्ट हो जाते हैं इज़ाबेला और अपनी बेटी के साथ। लैनकास्टर में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर देता है, कम्युनिटी में अच्छा खासा नाम कमाता है क्योंकि बक रक्सटन अपने कई पेशेंट को जिनके पास पैसे नहीं होते थे, फाइनेंशियली वीक थे, उनकी फीस वेव ऑफ कर देता था। इसी बीच इज़ाबेला को एक बेटी और एक बेटा और होता है। दोनों के बीच में रिलेशन कुछ ठीक नहीं था बिकॉज बक रक्सटन सस्पिशियस नेचर का होता जा रहा था और वो इनफिडिलिटी के चलते इज़ाबेला को बार बार हरास करता था, थ्रेट करता था और उसके साथ मिसबिहेव करता था। एक बार इज़ाबेला अपने बच्चों को लेके एडिनबर्ग चली गई लेकिन बक रक्सटन ने बार बार कॉल करा तो वो वापस आ जाती है। काफ़ी सालों तक ऐसे ही चलता रहा लेकिन दोनों का रिलेशन कुछ अच्छा नहीं था तो बक रक्सटन बार बार लैनकास्टर के लोकल पुलिस स्टेशन में जाके उसकी कंप्लेन करता था और लोकल पुलिस स्टेशन बार बार उनके झगड़ों को ठीक करा के रिलेशन को नॉर्मलाइज कराने की कोशिश करता था। बक रक्सटन का सस्पिशन बढ़ता जा रहा था, दोनों का रिलेशन और ख़राब होता जा रहा था। इसी बीच क्या होता है, इज़ाबेला अपनी सिस्टर्स से मिलने एडिनबर्ग जाती है। एक बार इज़ाबेला वहाँ पे एक लोकल टाउन हॉल में असिस्टेंट एडिटर से मिलती है। सो बक रक्सटन का सस्पिशन था कि उसके साथ रिलेशनशिप में है। दोनों, हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि अलग अलग कमरे में रुके थे लेकिन बक रक्सटन का सस्पिशन बढ़ता ही जा रहा था। एक रात अपनी सिस्टर्स के यहाँ रुकने के बाद में नेक्स्ट डे 15 सितंबर 1935 को इज़ाबेला बक रक्सटन से मिलने आती है। बच्चों को उन्होंने अपने एक फैमिली फ्रेंड, एक डेंटिस्ट था, उसके यहाँ भेज दिया था। इज़ाबेला को देखते ही बक रक्सटन को बहुत गुस्सा आता है। वो इज़ाबेला का गला दबाता है और इज़ाबेला अनकॉन्शियस हो जाती है, उसको मारता है और कई सारे चाकू उसके पेट में घोंप देता है। ये सारा इंसिडेंस उनकी एक हाउसमेड थी जो बच्चों की देखभाल के लिए उन्होंने रखा था, मैरी जैन रॉजरसन, वो देख लेती है। बक रक्सटन को पता लगता है कि मैरी जैन ने सारा इंसिडेंस देख लिया तो वो सबको जाके बता देगी। तो बक रक्सटन मैरी जैन को भी गला रेतता है, मैरी जैन का भी गला रेतता है और उसको भी कई सारे चाकू मारता है। दोनों का मर्डर करने के बाद बक रक्सटन दोनों की बॉडी को बहुत सारे पीसेस में डिवाइड करता है और बेडशीट, पिलो, बच्चों के कपड़े न्यूज़पेपर में रैप करके रख देता है। पूरे घर को साफ़ करता है, कारपेट वगैरह साफ़ करी जाती है। घर पे जो क्लीनिंग वाला स्टाफ था, क्लीनिंग के जो वर्कर आते थे, उनको मना कर देता है कि उनको 16 सितंबर इसको नहीं आना है क्योंकि इज़ाबेला और मैरी जैन रॉजरसन और बच्चे एडिनबर्ग चले गए हैं तो घर में सफाई की ज़रूरत नहीं है। 29 सितंबर 1935 को एक फीमेल एक ब्रिज के यहाँ से निकल रही थी तो वो स्लिप होकर गिर जाती है। उसने देखा कि ब्रिज के नीचे से एक शैलो रिवर पास कर रही है और वहाँ पे बहुत सारे पैकेट्स पड़े हुए हैं। उसने नोट करा कि एक पैकेट से एक ह्यूमन आर्म, जो ह्यूमन का जो हाथ है, वो बाहर निकला हुआ है। उसने पुलिस को कंप्लेन करी, पुलिस आती है वहाँ पे, पुलिस ढूंढती है कि बहुत सारे इस तरह के
पैकेट्स वहाँ पड़े हुए हैं, जो कि न्यूज़पेपर में, पिलो कवर और बेडशीट, इन सब में रैप्ड बहुत सारे पैकेट मिले वहाँ पे। पुलिस ने आइडेंटिफाई करा तो पता लगता है कि अलग अलग एज और अलग अलग हाइट और वेट की 2 फीमेल बॉडीज, दोनों के हेड वहाँ मिले और दोनों का जांच करने से पता लगा कि एक बॉडी ने एक ब्लाउज पहना हुआ है जिसके कि अंडर आर्म पे, आर्म पिट पे एक पैच बना हुआ है और बहुत सारे बच्चों के कपड़े थे जिनमें बॉडीज के पार्ट रैप थे। एक न्यूज़पेपर था उस टाइम, संडे ग्राफिक करके, जिस पे डेट थी 15 सितंबर 1935। उस न्यूज़पेपर का भी यूज़ किया गया था बॉडी पार्ट को रैप करने में। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड केस था जिसमें बॉडीज के पार्ट को असेंबल करना बहुत मुश्किल था, इसलिए इसको जिक्सो केस भी बोला जाता है। और बॉडीज के टुकड़े ब्रिज के नीचे मिले, इसलिए इसको बॉडीज अंडर द ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। केस एक सर्जन ने दोनों बॉडीज को म्यूचिलेट करके इस तरह से कॉम्प्लिकेट कर दिया, इसलिए इसको दिसावेज सर्जन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से इस केस के अलग अलग नाम से ये केस उस टाइम हाईलाइट हुआ। बक रक्सटन दोनों का मर्डर करने के बाद में पुलिस स्टेशन जाके फिर से कंप्लेन करता है कि उसकी वाइफ के साथ फिर से उसकी लड़ाई हुई है। और इसी बीच वो मॉरकैम, जिसमें कि मैरी जेम रोजरसन का घर था, उसके पेरेंट्स से मिलने जाता है। उसके पेरेंट्स को बोलता है कि मैरी जेन किसी यंग बॉय को डेट करने लग गई थी और उसके साथ रिलेशनशिप में होते हुए वो प्रेग्नेंट हो गई और उसकी वाइफ के साथ वो घर से बहुत सारा पैसा चुरा के भाग गई। इस तरह का स्टेटमेंट देती है तो मैरी जेन रोजरसन के पेरेंट्स ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई, लेकिन बक रक्सटन ने अपनी वाइफ और अपनी हाउसमेड की कोई पुलिस कंप्लेन फाइल नहीं करी। इन्वेस्टिगेशन इसी बीच चल रहा था तो लैनकास्टर पुलिस पहुंचती है सारे एविडेंसेस को लेके, जिसमें कि वो पैच वाला ब्लाउज और बच्चों के कपड़े थे। मॉरकैम मैरी जेम रोजरसन के घर, मैरी जेम रोजरसन के माता और पिता को वो ब्लाउज दिखाया जाता तो वो तुरंत पहचान लेते हैं ये पैच लगा हुआ ब्लाउज उनकी बेटी का है, मैरी जेन रोजरसन का। पुलिस का सस्पिशन कन्फर्मेशन में कन्वर्ट होता दिखाई देता है। बच्चों के कपड़े उनको दिखाए जाते हैं, लेकिन वो बच्चों के कपड़े पहचानने में असफल रहते हैं और वो बताते हैं कि एक नियर बाई एरिया जगह पे उनका एक दोस्त रहता है जहाँ पे मैरी जेन, इजाबेला एंड बक रक्सटन के बच्चे समर वैकेशन में आए थे। बच्चों के कपड़े जैसे ही उसको दिखाया जाता है तो वो फीमेल तुरंत पहचान लेती है कि उसने समर में ये रक्सटन के बच्चों के लिए कपड़े खरीदे थे। पुलिस ये कंफर्मेशन लेके बक रक्सटन के घर आती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन और बॉडीज़ के पार्ट जो थे, फ्रेगमेंटेड पार्ट्स थे, उनको एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है। वहाँ पे एग्जामिन करने पे पता लगता है कि बॉडीज़ को इस तरह से काटा गया है कि उनको पहचान करने में बड़ी मुश्किल हो। आँख, नाक, फिंगरप्रिंट और जो टो प्रिंट थे उन सबको मिटाने की पूरी कोशिश करी। लग रहा था कि जिस आदमी ने भी इनका मर्डर करा है, इनको काटा है, इस तरह से म्यूचिलेट करा है, वो एक एनाटोमिस्ट है, परफेक्ट उसको ह्यूमन एनाटॉमी की नॉलेज है। और वो किसी तलवार से काटी हुई बॉडीज नहीं थी, वो एक स्कैल्पल से, एक चाकू से काटी हुई बॉडी थी। सर्जिकल नाइफ का यूज करा गया था बॉडीज को फ्रेगमेंट करने के लिए। कई सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी जाती है और न्यू फोरेंसिक टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है जिसका नाम है फोरेंसिक सुपर इम्पोजिशन। इजाबेला की पुरानी फोटो के ऊपर उसका स्कल रखा जाता है और पता लगाया जाता है फोटो मैच करके कि ये इजाबेला का ही स्कल है। वहाँ पे टाइम सिंस डेथ का पता लगाया जाता है कि दोनों बॉडीज के ऊपर कई सारे मैगट्स थे। मैगट का ग्रोथ स्टेज चेक करके ये पता लगाया जा सकता है कि बॉडी को मरे हुए कितना दिन हो चुके हैं। तो मैगट की ग्रोथ स्टेज के बेसिस पे टाइम सिंस डेथ का पता लगाया गया। दोनों बॉडीज का आइडेंटिफिकेशन हुआ। जब बक रक्सटन से लैनकास्टर पुलिस पूछताछ करती है तो बक रक्सटन एक रिटर्न स्टेटमेंट देता है कि वो 14 सितंबर से 29 सितंबर तक लैनकास्टर में था ही नहीं। कुछ एविडेंस भी जमा करता है, लेकिन 17 सितंबर को बक रक्सटन की कार की एक रिपोर्ट लिखाई जाती है कि बक रक्सटन जब कार से जा रहा था तो एक साइकिल वाले को वो हिट कर देता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। तो हिट एंड रन की एक पुलिस कंप्लेन एक बच्चे ने लिखवा रखी। बक रक्सटन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि जिस न्यूज़पेपर संडे ग्राफिक, जिस पे डेट थी 15 सितंबर 1935,
में बॉडी के पार्ट को रैप करके फेंका हुआ था। वो न्यूज़पेपर एक स्पेशल एडिशन था जो कि लैनकास्टर और मॉरकैम में ही डिस्ट्रीब्यूट करा गया था। तो पुलिस को कंफर्मेशन मिली कि इन दोनों एरिया में इन बॉडी का पता लग सकता है। ये बॉडीज़ के जो फ्रेगमेंटेड रिमेन्स हैं ये मोस्ट लाइकली इन 2 एरिया से आए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बक रक्सटन के घर पे बहुत सारे ब्लड स्पेसिमेंट्स और ट्रेस एविडेंसेस मिलते हैं। बक रक्सटन ने पूरी कोशिश करी थी उंगलियों के टिप काटने की ताकि फिंगरप्रिंट ना पता लग पाए, लेकिन फोरेंसिक एग्जामिनर्स ने फिंगरप्रिंटिंग प्राप्त करने में सफलता हासिल की और फिंगरप्रिंट जो बॉडी के फ्रेगमेंटेड रिमेन पे थे वो फिंगरप्रिंट मैच हो रहे थे मैरी जैन रोजरसन से। दोनों विक्टिम्स के फीट की रेप्लिका बनाई जाती है और वो रेप्लिका दोनों के शूज़ में फिट करी जाती है, तो वो परफेक्टली फिट हो जाती है। इस बात से भी कंफर्म हो गया कि दोनों जो फ्रेगमेंटेड रिमेन्स थे वो मैरी जैन रोजरसन एंड इजाबेला रक्सटन के थे। 12 अक्टूबर 1935 को बक रक्सटन को अरेस्ट करा जाता है और 14 अक्टूबर 1935 को बक रक्सटन ने अपना कन्फेशन दिया। कन्फेशन में उसने बोला कि उसने मिसेस रक्सटन को मारा बिकॉज वो एक पीक ऑफ इमोशन पे था और उसने अपना टेम्पर लूज कर दिया और उसने सोचा कि वो किसी दूसरे आदमी के साथ है। ये सारा इंसिडेंस मैरी जैन रोजरसन ने ऑब्जर्व करा तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और उसको मैरी जैन रोजरसन को मारना पड़ा क्योंकि वो एक पोटेंशियल विटनेस थी। वो सारा इंसिडेंस, सारी घटना वो देख चुकी थी। ट्रायल हुआ बक रक्सटन का 2 मार्च 1936 को और एग्जीक्यूशन करा गया बक रक्सटन को हैंगिंग के द्वारा 12 मई 1936 को। तो इस तरह से ये एक साबित सर्जनाम केस सॉल्व हुआ और एक कॉम्प्लिकेटेड मर्डर मिस्ट्री जिसमें कि 2 बॉडीज को ब्रूटली म्यूटिलेट कर दिया वो सॉल्व। So thank you so much guys and please do subscribe and press the bell icon.